तो ये सवाल देखिए, ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, आपने क्या कर रखा है, एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। आपने सल्फर को डिजॉल्व करा है, किसमें, बेंजीन में। ऑन डिजॉल्विंग इसका मास दे रखा है 3.24 ग्राम सल्फर इन 40 ग्राम बेंजीन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का भी एक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो प्योर सॉल्वेंट हो गया। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और अच्छा सॉरी, ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे क्या दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय 0.81। तो डेल्टा टीबी आपको दे दिया, टीबी माइनस टीबी नॉट कितना हो जाएगा, 0.81 केल्विन। ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है। अच्छा, आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए हमेशा दी जाती है, बेंजीन के लिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो इसमें जो सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ये गिवन डेटा हो गया। तो ये गिवन डेटा से आपका क्या निकल सकता है, आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। एक बार आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए, ठीक है, तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूट का क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। उससे पहले आपको निकालना क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए या मोलर मास। चलिए, तो एमबी का फॉर्मूला क्या था, ये याद होना चाहिए, केबी टाइम्स 1000 टाइम्स मास ऑफ सॉल्यूट। बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सॉल्यूट, और बेंजीन सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम रख देंगे। के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.53 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, 3.24, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बी कितना है, 0.81 टाइम्स, और डब्ल्यू ए कितना मास है, 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 253। तो 253 क्या आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आ गया। समझ में आ रहा है, ये मोलर मास आ गया आपका। चलिए, तो मोलर मास को अगर मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, ग्राम को यू कर दोगे, ग्राम को क्या कर दोगे, ग्राम पर मोल है। अगर आप ग्राम पर मोल मतलब जो ग्राम है उसको अगर आपने यू में कन्वर्ट कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जैसे मोलर मास किसी एटम का, कोई एक एलिमेंट है, उसका मोलर मास आपको पता है ग्राम में होगा। अगर उस एलिमेंट के एटॉमिक मास निकालोगे तो ग्राम को बस यू कर देना है और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एज इट इज रखनी है, तो मोलर मास कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक मास में। ऐसे ही मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास होता है। समझ में आ रहा है, एक मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास 11 की चीज़ है, चैप्टर 1 की, वहाँ पे आप बच्चे सीखते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या आ गया, इतना ग्राम पर मोल। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो निकालना है। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर एस। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O2, ऐसे सल्फर का कितना है मेरे को नहीं पता, यहाँ क्या सब्सक्रिप्ट लगेगा, तो SX कर लेता हूँ। समझ में आ गया, हाँ। चलिए, तो कितने एटम्स, ये मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना होगा सल्फर के, X एटम्स। सल्फर का एटॉमिक मास पता है आपको, 32। तो एक सल्फर एटम का 32 होगा और X सल्फर एटम मिल जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 32 इंटू एक्स, और वो किसके बराबर रख दोगे, मॉलिक्यूलर मास 253। क्या समझ में आया, बस ये हमारा आइडिया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, जो आपको नहीं पता था। चलिए, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है? 32। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, एक एटम का मास 32 और x एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, लेट से, तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद नाउ अब आप 32 टाइम्स x को किसके इक्वल कर दोगे? 253। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 253 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज, इसको आप सॉल्व करोगे 7.91 आएगा। अब x मतलब नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो इंटीजर में होंगे, तो 7.91 किसके क्लोज में है? कौन से इंटीजर? 8। तो ये आपका क्या दे देगा? ये लगभग आपका आ जाएगा 8। ठीक है, गॉट इट। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर क्या लिख लोगे? S8। क्या ये चीज समझ में आई आपको? कुछ पूछना तो नहीं है? आइडिया क्या था एक बार फिर देख लो। सारा गिवन डेटा है, उससे आप क्या निकाल लोगे? मोलर मास। मोलर मास ग्राम पर मोल में आएगा, आप इसको यू कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम SX मान लेते हैं। मेरे को नहीं पता कितने एटम्स सल्फर से मिलके मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बना होगा। ठीक है, तो 32 इंटू एक्स मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा और 253 के बराबर करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एटोमिसिटी आ जाएगी सल्फर के मॉलिक्यूल की। चलिए अब इस सवाल को करते हैं, इसको थोड़ा पढ़िए। तो सबसे पहले 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, फॉर्मूला भी दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है। फॉर्मूला अगर मोलर मास नहीं दिया होता तो फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। अब ग्लूकोज को आपने क्या कर रखा है? डिसॉल्व कर रखा है, तो ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व कर रखा है? वाटर में। कितना केजी वाटर है? 1 kg इन अ सॉस पैन। कितना ग्राम है ग्लूकोज? 18 ग्राम दे रखा है। मोलर मास भी दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल? कितने टेम्परेचर में ये बॉयल करेगा? तो बॉयल कैसे निकालेंगे? लेट से सॉल्यूशन का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो निकालना है आपको। और TB नॉट दिया होगा प्योर सॉल्वेंट का, कितना दे रखा है प्योर वाटर का? 373.15 केल्विन। ओके, राइट हैंड साइड में मैं सारा गिवन डेटा लिख रहा हूँ, आपको तो मेन शुरुआत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी कॉपी में। ओके, KB भी आपको दे रखा है, वो हमेशा सॉल्वेंट का दिया जाता है और ये कांस्टेंट होता है किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए। तो वाटर का याद ही कर लो, कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है। 0.52 केल्विन kg पर मोल, हमें TB निकालना है। और तो यहाँ पे हम कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? डेल्टा TB, क्योंकि डेल्टा TB किसके बराबर होता है? TB माइनस TB नॉट। TB नॉट आपको पता है, डेल्टा TB भी पता चल जाएगा तो TB भी पता चल जाएगा, है ना। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला KB टाइम्स 1000 WB अपॉन WA इंटू MB। सबकी वैल्यू रख दो, तो KB कितना हो जाएगा? 0.52, है ना, इंटू 1000 इंटू WB कितना हो जाएगा? 18 अपॉन WA कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम में चाहिए, इंटू MB कितना हो जाएगा? 180 MB, मोलर मास ऑफ B कितना दे रखा है? 180। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.052 केल्विन आएगा। समझ में आ गया? अब इसको इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो TB की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा TB प्लस TB नॉट, है ना। तो डेल्टा TB 0.052 आया, प्लस TB नॉट कितना दे रखा है? 373.15। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 373.202 केल्विन। तो इस तरीके से आपने किसका निकाल लिया? बॉइलिंग पॉइंट किसका निकाला? ये सॉल्यूशन का। क्या समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आप कर लोगे होमवर्क? चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। गॉट इट? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी?
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरी कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर नॉन वॉल्यूट सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। अब थर्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सॉल्वेंट का कोई फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और डिप्रेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? जैसे वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नेगेटिव की तरफ चले जाएगा और कम हो जाएगा। इसे बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर एंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जब सॉलिड स्टेट होता है सब्सटेंस का तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है उस समय क्या पता आपका वो हो गया सब्लिमेशन, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर्स में। तो उस सॉलिड का जो वेपर्स होंगे उस समय, जो वेपर प्रेशर उस समय होगा, और लिक्विड का भी अगर वही वेपर प्रेशर हो जाता है तो आपका एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जो ये इंटरसेक्शन है इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। क्या समझ में आई बात? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर एंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। होता क्या है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा, है ना। और लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड फेज टू हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो ऑब्वियस ही बात है आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा ताकि जो वेपर प्रेशर है वो बराबर कब हो जाए सॉलिड और लिक्विड फेज के, तो लोअर टेम्परेचर में ही होगा, है ना। चलिए, हेंस फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या समझ में आ रहा है आपका? कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ग्राफ है, अगर आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ये प्योर लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो लाइन है ये प्योर, ये बीसी वाले जो कर्व है ये प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का है कर्व। और ये जो ये वाली है ADB, ये किसकी है, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, प्योर फ्रोजन सॉल्वेंट। ये किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये है फ्रोजन या सॉलिड सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? ये लाइन जब ये दोनों मीट करती है तो वहां पे लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। क्या समझ में आया? ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका निकल गया है। क्या समझ में आई आपको? अब जैसे ही आपने क्या ऐड करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड में, तो उसका क्या कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्या दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपने जैसे ये टेम्परेचर मान लिया, यहाँ पे जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा वेपर प्रेशर कम हो गया। अब आप टेम्परेचर लो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इस कर्व को फॉलो करेगा, इसको ये फ्रोजन सॉल्वेंट वाले कर्व को मीट करना है फ्रीज होने के लिए। तो अब देखो पहले यहाँ TF0 में फ्रीज हो रहा था, अब उससे भी कम टेम्परेचर में क्या होगा, फ्रीज होगा, जब आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या समझ में आया? तो कर्व अब बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर में जाके फ्रोजन सॉल्वेंट के कर्व से मीट करेगा। तो वो टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, TF। क्या समझ में आया? और ये जो डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग पॉइंट्स में, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का। किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या बात निकल के आती है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्या होगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो?
समझ में आ रहा है? जैसे वाटर है प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूशन बन गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट में मेजर करूंगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं होगा, उससे भी कम -0 पॉइंट समथिंग और नेगेटिव चले जाएगा। क्या आप समझ में आई बात? याद हो जाएगा? चलिए, तो TF0 हमेशा TF से ग्रेटर होगा। क्या समझ में आई बात? चलिए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इजिकल टू TF0 माइनस TF। क्या समझ में आया? द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही आप बोलोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं मोलैलिटी के साथ। तो डेल्टा TF देखा ये एक्सपेरिमेंटली कि मोलैलिटी जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा TF भी, डिप्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा KF। तो डेल्टा TF क्या बन गया? KF टाइम्स मोलैलिटी। क्या समझ में आई बात? अच्छा, M स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन और KF स्टैंड्स फॉर मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका किसी सॉल्वेंट के लिए गिवन होगा, कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF से डिनोट करते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा भी, डेल्टा TF किसके बराबर है? KF टाइम्स मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी आप 1 कर दो, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में आपने 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो मोलैलिटी कितनी होगी? 1। तो KF किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा TF के। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट which is produced when 1 mole of non-volatile solute is added या dissolved in 1 kg of solvent। इसकी यूनिट क्या होगी KF की? तो KF क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा TF का केल्विन होता है और मोलैलिटी की कितनी होती है? मोल पर kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन kg ऊपर चले जाएगा एंड पर मोल। क्या समझ में आया? केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। क्या समझ में आया? यूनिट। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। KF इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमेशा KF किसका वैल्यू होगी? सॉल्वेंट की। क्या समझ में आया? व्हाई इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? तो देखो, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? KF टाइम्स मोलैलिटी, और KF तो आपका कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी। मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डेल्टा TF भी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मोलैलिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये नहीं पूछता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? ब्लाइंड, अंधी होती है। वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करती है, उसे ये मैटर नहीं करता है कि NaCl का सॉल्यूट है कि शुगर का है। वो ये पहचान नहीं कर सकता है, वो सिर्फ टच करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे जानना है। ठीक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करती है। चलिए, अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन मैंने आपको बताया, जनरली आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या निकालने के काम आती है? मोलर मास, किसी सॉल्यूट का मोलर मास, किसी सॉल्यूट का मोलर मास। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? अगर आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो प्रिंसिपल ये है कि आपको सबसे पहले सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए, है ना, नोन होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, जो कि कांस्टेंट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF भी आपको पता होना चाहिए, कितना डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे? मोलर मास निकाल लोगे। क्या इसको डिराइव करने की जरूरत है? मोलैलिटी रख देना, जैसे आपने डेल्टा TB में करा था ना, वैसा ही इसमें करोगे तो यही फॉर्मूला आपका आ जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा आपको पता ही है, MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। WA मास ऑफ सॉल्वेंट। KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब एक ये सवाल आ गया है
इसे पढ़िए, इसको करते हैं। तो एक रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं। आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना देर का है, देर का है 45 ग्राम, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ टाइम्स किसका मास, सॉल्यूट का मास, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आप रख लो, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 दे रखी है, बहुत बढ़िया। इंटू डब्ल्यू भी कितना दे रखा है, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कितना दे रखा है, 600 इंटू एम बी कितना दे रखा है, मोलर मास एम सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का फॉर्मूला आपको दे रखा है, इससे निकाल सकते हो, चलो निकालो इसका मोलर मास। तो एम बी निकल जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2। चलो इसको निकालो तो कितना आ रहा है, 62 ग्राम पर मोल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 62 लिख देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.25। ये आपका डिप्रेशन आएगा, समझ में आ रहा है, इतना फॉल आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट के या वाटर के, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कहाँ छुपा हुआ है वो, इस फॉर्मूले में, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यहाँ से हमें क्या निकालना है, टी एफ। तो टी एफ इजिकल टू, इसको लेफ्ट में लेंगे तो टी एफ नॉट में से क्या घटा दोगे, डेल्टा टी एफ। अच्छा टी एफ नॉट कितना होता है, पानी का टी एफ नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन में बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 273.15 केल्विन इतना होता है। यहाँ रख देंगे 273.15। टी एफ नॉट किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करना है 273.15 से प्लस कर देना उसमें। अब इसमें से क्या घटा देंगे, डेल्टा टी एफ 2.25। तो कितना आ जाएगा, ये 270.90 केल्विन आ जाएगा। क्या समझ में आई बात, हाँ। तो पहले कितना हुआ करता था फ्रीजिंग पॉइंट पानी का, 273 के आसपास। जैसे ही आपने ग्लाइकॉल डाला तो आप कितना फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच गया, 3 केल्विन कम हो गया लगभग, क्यों, लगभग 2-3 केल्विन कम हो गया। क्या आपको समझ में आई बात, हाँ। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसे करते हैं। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, बेंजीन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। सेलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलिनोमर ऑफ द टाइप SeX, समझ में आ रहा है। तो आपने सेलेनियम ऐड किया है तो इसका क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा, फॉर्मूला, ठीक है। SeX कर दिया, हमें नहीं पता इसकी एटोमिसिटी कितनी है। व्हेन 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, मेरे को नहीं पता कितना है, SeX मान लिया मैंने, है ना, क्या मॉलिक्यूल है। सेलेनियम डिजॉल्व इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये 226 ग्राम इसका दे रखा है और इसका मास कितना दे रखा है, 3.26 ग्राम सेलेनियम दे रखा है। द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द फ्रीजिंग देन द प्योर बेंजीन। तो ऑब्वियसली बात है, कितना कम मिला हमें सॉल्यूशन का, इतना कम। तो यही आपका डिप्रेशन हो जाएगा, जो कमी आई है। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, 0.112 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ में आया आपको, लोअर देन दैट देन फॉर प्योर बेंजीन। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम। तो पहले एटॉमिसिटी पता चल जाए, है ना। तो एटॉमिक मास आपको दे रखा है सेलेनियम का, कितना दे रखा है, 78.8। तो इसका मास कितना हो जाएगा, x इंटू 78.8 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा।
और मॉलिक्यूलर मास एक आपका और एक और जगह से आएगा, कहाँ से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। वहाँ भी तो सॉल्यूट का मोलर मास छुपा हुआ है mb, और दोनों को क्या कर दोगे बराबर, उससे क्या आ जाएगा। हाँ चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, आप मेरे को बताते रहना कहीं अगर मैं गलती करता हूँ तो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले mb निकाल दो। क्या होता है फॉर्मूला, kf टाइम्स wb टाइम्स 1000 अपॉन, लिख लोगे ना WA क्या है WB क्या है ना, ये आपका WA हो जाएगा बेंजीन, WB क्या हो जाएगा सेलेनियम, इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल्टा TF, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो जब मैं वैल्यू वगैरह रखूँगा कितना होगा KF की 4.9 बिल्कुल सही, WB 3.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, WA कितना है 226 इंटू डेल्टा TF 0.112। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका डिग्री सेल्सियस में हो डेल्टा TF या फिर केल्विन में, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब आप सॉल्व करोगे, तो ये 632 ग्राम पर मोल आ जाएगी, तो ये मोलर मास आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 632 U। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम कितना हो जाएगा 78.8 टाइम्स x, यही हो जाएगा है ना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इक्वल कर देंगे, तो 78.8 इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा 632 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 632 डिवाइडेड बाई 78.8। अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आप इसको निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 8 के आसपास, 8 आ जाएगी। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SE8। क्या आपको समझ में आया, कुछ पूछना तो नहीं है, चलो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये होमवर्क कर लोगे आप, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाता है, ठीक है। नहीं आएगा तो यहाँ हम कर लेंगे। अब लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमें ऑस्मोसिस जानना ज़रूरी हो जाता है। चलिए तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत ही माइन्यूट होल्स होंगे, उससे कौन से मॉलिक्यूल्स पास होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो कहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, उस रीजन से जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, मतलब सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है, हाइयर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, टू अ रीजन, कहाँ को फ्लो करेगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, टू अ रीजन ऑफ हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक बार फिर से बात करते हैं, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही कम है, लेट्स से पानी है एक तरफ है ना, और दूसरी तरफ नमक वाला पानी है, तो फ्लो कहाँ की तरफ होगा, दोनों जगह सॉल्वेंट है ना, वाटर वाटर, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ को पास होंगे, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से जहाँ पे कम सॉल्वेंट है, कम पानी है। तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी तरफ को क्या होगा, फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए कंडीशंस फॉर ऑस्मोसिस, आपका एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए,
सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। एक जगह लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होना चाहिए और दूसरी तरफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्या समझ में आई बात आपको? चलिए, और कंडीशन क्या है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करें, ये नहीं कि सॉल्यूट भी पास हो जा रहे हैं, है ना, फिर तो बात ही क्या है फिर। चलिए, अच्छा फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमने ये ले रखा है, दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको प्योर सॉल्वेंट दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है आपको, प्योर वाटर ब्लू में। और यहाँ पे क्या है, शुगर सॉल्यूशन। आपने पानी में क्या ऐड कर रखा है, शुगर ऐड कर रखा है। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे पहले कुछ लेवल होगा, पहले क्या होगा, कुछ लेवल होगा जहाँ पे वाटर भी और क्या है दूसरा शुगर सॉल्यूशन सेम लेवल में। जैसे आपने छोड़ा, अच्छा बीच में आपने क्या लगा रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दिख रहा है पानी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किस तरफ को मूव करेंगे, इस तरफ को। अच्छा सॉल्वेंट की तरफ से, मतलब ये सॉरी शुगर सॉल्यूशन जो है वहाँ से भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन रेट किस तरफ को ज़्यादा होता है, इस फिगर में अगर देखेंगे तो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में रेट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने का, और राइट से लेफ्ट की तरफ बहुत कम होगा। तो नेट फ्लो किस तरफ होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पानी के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाना शुरू करेंगे और यहाँ पे लेवल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और यहाँ पे लेवल को डिक्रीज। तो ये लेवल नीचे आ चुका है और यहाँ पे लेवल बेसिक लेवल से ऊपर पहुँच गया। क्या समझ में आया, किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से। किस प्रोसेस की वजह से हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ये हुआ है। क्या आपको समझ में आई ये बात, है ना। चलिए, तो आपने एक कॉम्बिनेशन लिया प्योर सॉल्वेंट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन का। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ आपने सॉल्यूट ऐड करा है। अच्छा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये डायनेमिक होगा, क्या होगा यहाँ पे, डायनेमिक। यहाँ पे मूवमेंट दोनों तरफ होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मानते हो इस बात को। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मानते हो इस बात को। फ्लो कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो लेवल कब तक बढ़ेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। अब जितने पार्टिकल्स लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे उतने ही पार्टिकल्स राइट से लेफ्ट जाएंगे, जितने लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो रेट दोनों में बराबर। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है, अब और ज़्यादा ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब जो लेवल बढ़ चुका है जितना सॉल्यूशन साइड में, उतना जितना रेज हो चुका है लेवल उतना रहेगा। क्या समझ में आया, चलिए, तो इक्विलिब्रियम तक वो रेज करेगा। चलिए अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन होता है दैट अलाउज, अब उसमें बहुत ही फाइन माइन्यूट होल्स होते हैं जो सिर्फ अलाउ करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू, बट डज नॉट अलाउ। हाँ, तो क्या बात निकल के आई, सॉल्वेंट पासेस, सॉल्वेंट को पास करेगा, सॉल्यूट कैन नॉट पास, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, ठीक है। नेचुरल मेम्ब्रेन्स जो नेचर में होते हैं, पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर। आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं खुद के, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये आपके आर्टिफिशियल है, ठीक है। चलिए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस देख सकते हैं। एक हमने एग एक्सपेरिमेंट करा है, तो इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, टेक 2 eggs आफ्टर रिमूविंग द हार्ड सेल। तो बाहर का सेल को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर देना, समझ में आ रहा है। तो आपने दोनों एग्स लिए, बाहर का हार्ड सेल किसका बना होता है, हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट का, जो वाइट छिलका होता है, ठीक है। प्लेस 1 egg इन डिस्टिल्ड वाटर, प्लेस अनदर egg इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, एग इन डिस्टिल्ड वाटर। तो ये एग दिख रहा है डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर है बाहर,
तो वो प्योर वाटर क्या कर रहा है, वाटर एंटर्स दी एग, एग के अंदर चली जाएगा, एग के अंदर वाटर मूव्स इनटू द एग, तो एग क्या करेगा, स्वेल, थोड़ा फूल जाएगा। क्या समझ में आया? ड्यू टू ऑस्मोसिस। बाहर क्या है, प्योर वाटर है, समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट। अंदर क्या होगा, वाटर भी होगा, साथ में सॉल्यूट भी होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो और इसका जो ये है कवरिंग, जो अब आफ्टर आपने जो बाहर का क्या निकाला है, कवरिंग निकाली है या हार्ड सेल निकाला है, उसके बाद जो अंदर बचता है कवरिंग, जो वो किसकी तरह काम करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ। तो वो क्या करेगा, अब ऑस्मोसिस होगा, वो वाटर के पार्टिकल्स को बाहर से अंदर जाने देगा। ड्यू टू दिस नेचुरल फेनोमिना ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किस तरफ मूव करेंगे, हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन रीजन की तरफ को फ्लो होगा। तो इस तरीके से वाटर अंदर भरना शुरू हो जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। अगेन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हो ये कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है बाहर, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू एग के अंदर जो कंसंट्रेशन है। तो आप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किस तरफ मूव करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। तो पानी अगर बाहर निकल जाएगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एग से, तो कैसा हो जाएगा, इट श्रिंक्स, सिकुड़ जाएगा। तो आप ऑस्मोसिस एग्स में देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में, एग एक्सपेरिमेंट में। क्या समझ में आया आपको? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक, और यहाँ पे क्या होगा, स्वेल। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, द एग मेम्ब्रेन बिहेव्स एज अ एंड अ मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स बाय ऑस्मोसिस, यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये भी पूछा जाता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इट रिक्वायर्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है चाहिए। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता है, स्मॉल अगर होल्स बने हैं तो गैसेस डिफ्यूज करना स्टार्ट हो जाती है, इधर से उधर को मूव करना थ्रू माइन्यूट होल्स। अच्छा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं थ्रू दैट माइन्यूट होल। इतना बड़ा होता है कि सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट अकर्स ओनली इन सॉल्यूशंस में ही आपको देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस। लेकिन ये मैंने अभी गैसेस की बात करी थी, गैसेस के अलावा सॉलिड्स और लिक्विड्स में भी ये देखने को मिलेगा। अगर माइन्यूट होल है वहाँ से अगर पास हो सकते हो तो सभी पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करते हैं, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड, ऑब्वियस सी बात है। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या है पार्टिकल्स है, वहाँ से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। अच्छा, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अगर आप सॉल्यूशन मतलब हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, अगर आपने हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के वहाँ से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा तो मूवमेंट को आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक मतलब रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय प्रेशर, प्रेशर से आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। डिफ्यूजन शुरू हो गया तो फिर डिफ्यूज होता रहेंगे। ठीक है, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। अब ये आ गया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज अ मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, जो आप अप्लाई करोगे टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हो तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन साइड से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत होती है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, वो फ्लो रुक जाए। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखो फिगर में, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो नेचुरल फेनोमेना क्या कहता है, किस तरफ जाएगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये आपने कुछ लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, लेट से पिस्टन लगा दिया, तो कौन सा प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक। और यहाँ भी एक पिस्टन लगा रखा है, कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। दोनों तरफ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और इसका लेवल रेज कर देंगे पिस्टन का। समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है। तो आप इस साइड से क्या करोगे,
प्रेशर अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? प्रेशर अप्लाई। जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर को जाने में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही अपोजिट में सॉल्यूशन साइड से आपको क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है। तो जितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसी को आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो फिर तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। आरओ सुना है आपने घर में, पानी को प्योर करने के लिए। तो यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आना शुरू कर देंगे और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, उसे आप पियोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आरओ मतलब, तो आप वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो सॉल्यूशन साइड। क्या समझ में आया? तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार। ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्यूशन लेवल राइज करेगा, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि पानी ऊपर को क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, तो उससे प्रेशर उसका बढ़ेगा। प्रेशर कितना होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? P इक्वल टू रो जी एच। पानी यहाँ बढ़ेगा ना ऐसे करके, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू रो, इसकी डेंसिटी वाटर की या सॉल्वेंट की, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H कितनी हाइट है, रेज हुई है। तो इतना प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद आते हैं फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा था उतना ही प्रेशर ये ऊपर पहुँच के उतना ही प्रेशर ये नीचे को लगा रहा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब ये प्रेशर बराबर हो गए और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नहीं। कौन सा प्रेशर की हम बात करें? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब फ्लो रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जितना रेट से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, उसी रेट से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ को मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो जो प्रेशर डेवलप हुआ है, इक्विलिब्रियम आ चुका है क्योंकि आपने ऑस्मोसिस को रोक दिया है। तो जो प्रेशर डेवलप हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसी को हम बोलेंगे कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या समझ में आई बात? किस तरफ से अप्लाई करोगे? सॉल्यूशन से। अच्छा, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ ने आप एक फॉर्मूला दिया ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे C क्या होता है? मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। लिख लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो C निकल जाएगा। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। और T क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो हमेशा केल्विन में निकलता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर में हो रहा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हो, वो यहाँ पे रख दोगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? तो आपको पता है R कांस्टेंट होता है, ठीक है, और आपका T भी कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर में कर रहे होगे। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल आ गया? सिंस R एंड T आर कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू C मतलब मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अल्टीमेटली पाई किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, वेंट ऑफ इक्वेशन आपने देख लिया, क्या होती है? पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कैसे लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मानते हो इस बात को? तो C की जगह ये रख सकते हो, पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन, पाई इज इक्वल टू N/V/RT हो जाएगा। V इस तरफ भेज देना तो क्या बन जाएगा? पाई V इज इक्वल टू NRT। तो दिस इज नोन एज वेंट हॉफ्स इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। किसके लिए है ये? डाइल्यूट सॉल्यूशंस केस के लिए। क्या समझ में आई बात आपको? अब आपको निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने क्या बताया है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादातर किसके लिए यूज होती है? टू मेजर द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आप कैसे आया, ये आपका देख लेते हैं। देखो, पाई V इज इक्वल टू कितना आया था? NRT। अभी ऊपर देखा था आपने। अच्छा, N को आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, तो WB मास अपॉन मोलर मास, RT, और ये पाई V। अब आपको तो किससे मतलब है? MB से। MB को लेफ्ट में लेके बाकी को राइट में, तो ये क्या हो जाएगा? WB RT अपॉन पाई V। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया MB कैसे आया?
क्या आपको समझ में आया एमबी कैसे आया? चलिए फिर ओके, तो यहाँ हमने एमबी निकाल दिया, जहाँ पे एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, बाकी सारे एज इट इज जो रहेंगे, जिनका मतलब जो है, ठीक है। चलिए नाउ कंडीशंस फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अगर आपको एक्यूरेट निकालना है मोलर मास, किसका निकालते हैं मोलर मास? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन आपका लेस देन 5% हो। समझ में आ रहा है? तो 95% क्या होगा? सॉल्वेंट, इससे लेस ही होना चाहिए। सॉल्यूट शुड नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना डिसोसिएट हो, जैसे NaCl को पानी में डाला तो टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या समझ में आया? तो इसको डिसोसिएशन बोलेंगे। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक हो गए, ठीक है, तो एसोसिएशन का केस हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल में ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए कि वो या डिसोसिएट हो या फिर एसोसिएट हो, तो इट शुड नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी। कल सेव नहीं हुआ था ना, आज सेव कर देते हैं और फिर रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। क्या पता आप थोड़ा अच्छा काम करें। चलिए नाउ इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। क्या? वाटर। और दूसरा कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? एक और भी तो होता है, कैपिलरी एक्शन, सुना आपने? उससे भी रूट्स दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। और एक और है ऑस्मोसिस। अच्छा, वाटर रीचेज स्टेम एंड लीव्स, कैसे पहुंचते हैं वाटर वहां तक? ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचते हैं। फिर प्लांट्स रिमेन फ्रेश रहते हैं एंड टर्जिड, टर्जिड मतलब फूले हुए, ठीक है, सिकुड़े हुए नहीं है। अगर पानी निकल गया तो सिकुड़ जाएंगे, अगर पानी से लबालब है तो फूले होंगे, उसको टर्जिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और फ्रेश लगेंगे। चलिए इंपॉर्टेंस इन एनिमल्स, एनिमल्स में देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय ऑस्मोसिस। तो एनिमल्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किसकी तरह बिहेव करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और थ्रू ऑस्मोसिस वाटर आपका क्या होता है? फ्लो कर जाता है सेल्स में। क्या समझ में आया आपका? तो ऑस्मोसिस ही वहाँ हेल्प कर रही है। चलिए अब आपको हम बात करते हैं हेमोलिसिस की, हीमोलिसिस। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आपने रखा है तो वाटर एंटर कर जाएगा सेल में, और वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग हो गई इतनी ज़्यादा, अगर स्वेलिंग हो गई कि सेल क्या कर गया? बर्स्ट कर गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बर्स्ट कर जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोलिसिस। क्या आप देख सकते हो, हमने एक नॉर्मल सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कहाँ डाला, कहाँ प्लेस किया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो वाटर एंटर करेगा किसमें? सेल में, थ्रू ऑस्मोसिस। उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, और इतना ज़्यादा, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा पानी चले गया तो सेल में बर्स्ट। इसी प्रोसेस को हेमोलिसिस बोलेंगे। तो ये हमने आरबीसी में देख लिया। एक दूसरा टर्म भी होता है प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ सेल इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या आप देख सकते हो, ये हमने एक नॉर्मल प्लांट सेल लिया है जो कि टर्जिड है। टर्जिड मतलब बिल्कुल पानी से लबालब, ठीक है। अब उसके बाद आपने कैसा रखा है? एक, इसको कहाँ प्लेस किया है? ऐसे सॉल्यूशन में जो हाईली कंसंट्रेटेड है, उसमें रखा। तो अब पानी किस तरफ जाना शुरू करेगा? बाहर की तरफ सेल से,
और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, है ना, और इसको बोलेंगे इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस। गॉट इट? चलिए, तो ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो हेमोलिसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप प्लेस करते हो सेल को, वाटर एंटर्स द सेल, सेल स्वेल्स और में बर्स्ट। कंसंट्रेटेड प्लाज्मोलिसिस के लिए क्या है फ्लो चार्ट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, हाँ, एक प्लांट सेल को प्लेस कर दिया, वाटर लीव्स द सेल और सेल श्रिंक्स। चलिए अदर एप्लीकेशंस देख लेते हैं, किसका, ऑस्मोसिस का। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, पिकल्स को आपको प्रिजर्व करना है तो आप क्या करते हो, जैसे आपने आम है, कच्चे आम होते हैं, उसको आप कट कर देते हो, ठीक है। कट करने के बाद आपको क्या चाहते हैं, आप उसमें से पानी निकल जाए, तो आप क्या करते हो, उसमें से उसको हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हो। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर का पानी थ्रू ऑस्मोसिस बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको अचार के लिए या पिकल्स बनाने के लिए यूज़ करोगे। क्या समझ में आया? चलो, नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ जेम्स, वहाँ भी आपका ऑस्मोसिस यूज़ होता होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे अगर बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो आपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपने पिया, उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके सेल्स के अंदर से पानी निकल जाएगा एंड दे विल डाई। तो वहाँ भी आप ऑस्मोसिस का यूज़ कर सकते हैं।